हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रोफेसर वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे बायो का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। ये आपको देखने मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में, क्लास 10th के बुक पे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना ये है कि ये लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आखिर वो चैप्टर का टाइटल का मतलब क्या होता है, पहले वो जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवित, ठीक है। हिंदी में ही लिख देते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीवित और प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मतलब कोई भी क्रियाक्रम जो कि हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ बॉडी में जो हो रही है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी अभी भी जिंदा है, ठीक है। जैसे कि अभी कोई चेयर रखा हुआ हो, ये ब्लैक बोर्ड रखा हुआ हो, तो कुछ तो ऐसा चीज़ है ना दोनों में, हम दोनों में, जिससे हम कह सके कि हमारे में लाइफ प्रोसेस हो रहा है और उस पर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ जानेंगे, वो सब चीज़ क्या है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिशन। तो अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम जीवित हैं। ऑफकोर्स हम जीवित हैं, ठीक है। ये हो सकता है रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर ये सब प्रोसेसेस हो मेनली, तो हम कह सकते हैं कि बंदा जिंदा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। उससे पहले जनरल टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, आखिर ये सब होता क्या है। ऑफकोर्स आप लोग को पता भी होगा, लेकिन भी एक रिवीजन कर ही लिया जाए। तो यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, जो कि सिंगल सेल्ड बना हो, ठीक है। और मल्टी सेलुलर क्या हो, जो कि मल्टी सेल्ड बना हो, उसके पास डिफरेंट सेल्स से बना हो वो, ठीक है। तो अब ये बात ये उठती है कि आखिर ये सब जो प्रोसेसेस है, ये सिंगल सेलुलर भी करेंगे या मल्टी सेलुलर भी करेंगे, ठीक है। सिंगल सेल्ड, मल्टी सेल्ड, ठीक है। तो ये पांचों प्रोसेस जो हम लिखे हैं, ये सिंगल सेल्ड भी करेंगे, ये मल्टी सेल्ड भी करेंगे, ठीक है। तो अब बात ये उठता है, हम लोग हो गए मल्टी सेल्ड, तो हमारे पास एक डेफिनेट ऑर्गन है सारे प्रोसेस करने के लिए। हमारा कार्डियो क्या हो गया, हार्ट, वो ब्लड सप्लाई के लिए हो गया। हमारा लंग्स क्या हो गया, पल्मोनरी, एयर सप्लाई के लिए हो गया। हमारा माउथ से लेकर GIT एनस तक क्या हो गया, GIT सप्लाई हो गया। उसी से नीचे वो हमारा एनस वाला क्या हो गया, वो एक्सक्रीशन सप्लाई हो गया, ठीक है। तो जनरली अब तो ये क्वेश्चन उठती है कि सिंगल सेल के पास एक ही सिंगल सेल है, क्या वो ये पांचों प्रोसेसेस करते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये पांचों प्रोसेस वो करेंगे, ठीक है। बात ये भले सिंगल सेल्ड है, लेकिन इसके पास ये पोटेंशियल है कि ये सारे प्रोसेस कर सके। इस पे क्या है, कोई भी एक पार्ट से ये अपना एक्सक्रीट कर देते हैं, कोई भी एक पार्ट से ये फूड को इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भी एक पार्ट से अपना गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जनरली इनका ये जो सारा प्रोसेसेस होते हैं ना, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होते हैं। अब बात आता है डिफ्यूजन क्या होता है, तो पता भी होगा, लेकिन भी रिवाइज, डिफ्यूजन वो होता है जब भी कोई सब्सटेंस, चाहे वो गैसियस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, बस नाम अलग होता है। लिक्विड हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऐसे जनरली उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं सॉलिड में। तो ये क्या होता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, सही है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का जब फ्लो होता है, तो उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जनरली ये डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है ना, जब बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन हो वो कम हो, ठीक है। अब हम लोग का बॉडी क्या है, हम लोग का बॉडी कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमारा बॉडी, जैसे कि हम फूड इंटेक कर रहे हैं माउथ से, तो ऐसा थोड़ी है, अगर न्यूट्रिशन हमको चाहिए हमारे पैर पे भी, ठीक है। तो पैर को भी न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हम लेते हैं माउथ से, तो उसको वहां तक जाना तो पड़ेगा ही। तो जितना कॉम्प्लेक्शन उतना डिफ्यूजन इम्प्रॉपर होगा, सही है। समझ गए यहाँ पर लॉजिक क्या है। और इसमें क्या है, सिंगल सेल है ही, तो एक सिंगल सेल को तुरंत इधर से डिफ्यूजन हो गया, तुरंत गैसियस एक्सचेंज हो गया। तो हमारा गैसियस एक्सचेंज थोड़ी होगा पैर से हो जाएगा, हमको गैसियस एक्सचेंज के लिए अपना नोस्ट्रिल का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होता है हम लोग एक सिमिट्री से होता है, एक प्रीफाइड अपना प्री डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम से होता है। तो ये एक दो डिफरेंस हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। लेकिन हाँ, ये है कि दोनों में ये चीज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंगल सेलुलर में एक कम ही प्रोसेस होता है, पांचों प्रोसेस चाहे वो सिंगल हो या मल्टी हो, दोनों में होंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं इसी के मैटर में। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अपने बायो बुक में पेज नंबर 95 में,
ऑफ कोर्स सब कोई को पता होगा इंडेक्स क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है जो आप लोग को हम समझाए, व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो अभी हम बताएं जितना कॉम्प्लेक्शन होगा बॉडी डिजाइन में उतना ज़्यादा इम्प्रॉपर होगा डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि हमारा सारा बॉडी, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम लोग को फूड चाहिए, जनरली हमको फूड चाहिए, फूड से हम लोग क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारे हार्ट को भी चाहिए ताकि वो फंक्शन करे, हमारे इनफैक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए भी चाहिए, हमारे लंग्स के लिए भी चाहिए, हमें मूवमेंट के लिए भी चाहिए, हैंड्स मूवमेंट के लिए भी चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है अगर फूड अगर हमको हैंड्स में चाहिए तो मेरे हाथ खा ले फूड, ऐसा नहीं होता है ना। तो फूड हम पहले क्या करते हैं? माउथ से इंटेक करते हैं, फिर वो अपना पूरा प्रोसेस से मेटाबोलाइज होता है, वो मेटाबोलाइज से लीवर पे जाता है, लीवर के बाद वो डिफरेंट टिश्यूज पे डिफ्रेंशिएट कर जाता है सारा न्यूट्रिशन। तो जनरली ये क्या हुआ, हमारा एक फ्लो हुआ जिससे हमारा न्यूट्रिशन लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो हम लोग इसमें एक सिंपल आंसर दे सकते हैं, ड्यू टू कॉम्प्लेक्शन इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट इन आवर बॉडी। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिस्क्राइब वेदर समथिंग इज अलाइव, ठीक है। तो इसका आंसर हम पहले ही लिख दिए हैं। उसके बाद अब क्या है, व्हाई आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड what outside raw materials used by an organism। तो रॉ मटेरियल्स क्या आउटसाइड ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है रॉ मटेरियल? फूड है ऑफ कोर्स। अब ये फूड क्या हो सकता है? डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग हो सकती है। प्लांट में क्या है? प्लांट अपना सनलाइट यूज़ करते हैं, उसके बाद अपने रूट से, सोयल से वो डिफरेंट नाइट्रोजन ये सब यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो इनफैक्ट रॉ मटेरियल्स अलग है, लेकिन उसको हम एक कॉमन नाम क्या देते हैं? फूड। तो यही वही नाम पूछा है यहाँ कि फूड इज द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स वी यूज्ड। ये तो इसमें एक सिंपल आंसर होगा फूड। उसके बाद लास्ट है व्हाट प्रोसेसेस डू वी कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो वो कौन सा प्रोसेसेस एसेंशियल है हमारे लाइफ को मेंटेन करेंगे? तो ऑफकोर्स यही सब प्रोसेसेस एसेंशियल है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो अब हम लोग चालू करेंगे एक एक पॉइंट वाइज, जैसे कि हम क्या बताएं ये सब एसेंशियल प्रोसेस है। तो अब यही चारों पांचों प्रोसेस को हम लोग लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे, न्यूट्रिशन ऑफकोर्स न्यूट्रिशन बस ये थोड़ी है खाना खा लेना, न्यूट्रिशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हम लोग धीरे धीरे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन किए। अब हम जैसे बोले थे कि अब चालू करेंगे किससे? न्यूट्रिशन से। तो पहला न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का ये मतलब नहीं होता है सिंपल कि खाना हम लोग खा लिए, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या क्या होता है? सबसे पहले इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब पहले हम लोग खाना माउथ से इंजेक्ट किए, खाए, वो इंजेशन हो गया। उसके बाद उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन हो गया। अब वो डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो वहाँ से निकलेंगे। मतलब ये होता है जो हमको नहीं चाहिए वो उधर से एक्सक्रीशन के तौर पर जाएंगे, और जो हमको चाहिए उनका एब्जॉर्प्शन होगा। जो हमारा जीआईटी सिस्टम है उससे ब्लड में जो हमको चाहिए वो आएंगे। तो जो जीआईटी सिस्टम है उससे ब्लड में आने का एक समझ लो एक बीच में मेम्ब्रेन है जिससे इधर से न्यूट्रिशन इधर आएंगे, ठीक है। जैसे कि एक 1 मिनट, ये जीआईटी ट्रैक्ट हो गया हमारा, ये स्टमक हो गया, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया। तो कोई भी फूड हुआ जो न्यूट्रिशन हुआ जो यहाँ से इधर आएंगे, ये ब्लड फ्लो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? एब्जॉर्प्शन हमारा हुआ, अब हमको चाहिए कि सारा न्यूट्रिशन सभी ऑर्गन्स को पहुँचे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। तो मेनली हम लोग कह सकते हैं ये सारा जो इतना प्रोसेसेस हुआ हम लोग का, ये सब किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का पार्ट है। तो इसमें एक और ऐड कर सकते हैं आप करना चाहे तो, ये एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन क्या हुआ? जो हमको चाहिए था हमने ले लिया, जो हमको नहीं चाहिए था वो उधर ही से एक्सक्रीट हो गया हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ना, ये न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं।
एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हुआ, सेल्फ मेड, सही है। तो सेल्फ मेड मतलब कि वो लोग अपना खाना अपने से बनाते हैं। तो आप लोग को तो पता ही होगा ये कौन से होते हैं, हाँ प्लांट तो सबको ये नाम में रहता है। तो प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन अर्गे, तो ये लोग खाना खुद से बनाते हैं। तो ये बाई प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। तो अगर क्वेश्चंस में आएंगे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, तो प्लांट एंड सम बैक्टीरियाज। तो अब इसी में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग एक प्रोसेसेस याद होगा, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, लेकिन उसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे हम लोग। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग ऑफकोर्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस में सबसे पहले तो ये O2 जिसके कारण हम लोग पेड़ लगाते हैं जगह जगह। तो ये प्रोसेस में होता क्या है, जनरली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करता है। और अब आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोफिल जो होता है वो एक लीफ का पार्ट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये मेन हो क्या रहा है, पहला प्रोसेस में ये होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल जो कि एक लीफ का पार्ट है। और ये कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बना क्या रहा है, खुद के लिए ग्लूकोज, ये खुद के लिए, ये उसका न्यूट्रिशन है। और साइड प्रोडक्ट्स क्या है, 6CO2 और 6H2O। तो अगर कोई पूछे, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट आर द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन एंड वाटर। और उसका न्यूट्रिशन क्या हो गया, ग्लूकोज। तो अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द फॉलोइंग मेन इवेंट्स। तो इवेंट जो होते हैं ना, आप इसी से ही पकड़ सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन से ही तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या इवेंट्स 3 होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। राइटिंग पे ना जाए तो पहला प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो आप लोग को बताया थी ये चीज़, आप लोग केमिकल रिएक्शन से याद कर सकते हैं। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। हम बताएं सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो वही हमारा पहला प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो लाइट एनर्जी था ना, तो इसको वो लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका ज़रूरत क्या है, ये वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। तो वाटर क्या है, H2O, वो स्प्लिट किस पे होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो स्प्लिट ऑफ H2O2 2H2 प्लस 2O2, ये वाटर में स्प्लिट होगा। और लास्ट प्रोसेस क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ऑफकोर्स यही है,
कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या बना है, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो मेनली 3 प्रोसेस क्या था, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट अपना एनर्जी चेंज किया लाइट टू केमिकल, जिसके कारण हम क्या किए, वाटर का स्प्लिट किए। उसके बाद फिर हमारा लास्ट प्रोसेस क्या हुआ, CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो ये केमिकल रिएक्शन से आप लोग तोड़ के तो बना ही सकते हैं 3 पॉइंट, और ये मार्क्स 3 में आते भी है एग्ज़ाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब आप लोग नीचे देखेंगे एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे वो कैसे होता है, एक्टिविटी 6.1। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 6.1। तो एक्टिविटी 6.1 में सबसे पहले कोई एक्टिविटी करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि वो एक्टिविटी करते क्यों हैं, मतलब क्या फ़ायदा होगा वो एक्टिविटी करके। तो जनरली इसमें हम लोग यही देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट सही में स्टार्च बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो वो हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक पोटेड प्लांट लेंगे, तो ये पोटेड प्लांट किसका होगा, मनी प्लांट है ये। सबसे पहले इसको 3 दिन तक डार्क रूम में रखेंगे। 3 दिन तक डार्क रूम में रखने के बाद इसको हम लोग 6 आवर के लिए सनलाइट पे रखेंगे, ताकि वो फिर से वो 6 घंटे तक फोटोसिंथेसिस करे। अब क्या करेंगे, उससे एक लीफ को हम लोग प्लग कर लेंगे, इससे एक लीफ निकाल लेंगे, इससे एक लीफ निकाल लिए। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कहीं कहीं ग्रीन मार्क्स रहेंगे। आप लोग के बुक पे वो फोटो बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, जहाँ जहाँ ग्रीन मार्क रहेगा ना, तो वो क्या होगा, वहाँ वहाँ स्टार्च वो बनाया है। तो हम ये कंक्लूड कैसे होगा, आगे हम लोग कंक्लूड करेंगे कि सही में ये ग्रीन मार्क वो स्टार्च है या नहीं है। तो मान ले हम लोग यहाँ पर वो ग्रीन मार्क है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो हम लोग एक पेपर में क्या करेंगे, इसको ना ट्रेस कर लेंगे, कि मतलब बस आप एक मार्क लगा लेंगे कि हमें उसको देखना है कि बाद में कि जहाँ जहाँ ट्रेसेस था वहाँ सही में स्टार्च था या नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वो लीफ को एक बॉयल वाटर में डालेंगे, अब कुछ देर तक बॉयल करेंगे। तो इसको हम लोग बॉयल कर लिए। अब बॉयल करने के बाद क्या करेंगे, वो लीफ को निकालेंगे, अल्कोहल में डालेंगे। अब ऐसा थोड़ी है अल्कोहल में लीफ को नशा करना है, ऐसा नहीं है। अल्कोहल जनरली अभी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो जर्म्स वगैरह से फ्री करने के लिए। तो वो लीफ को हम लोग जर्म से फ्री करते हैं अल्कोहल से, ठीक है। तो अगर कोई पूछे भी कि वाई डू वी यूज अल्कोहल इन दिस प्रोसेस, तो क्या होगा, फ्री फ्रॉम जर्म्स बैक्टीरियाज, उसके लिए हम लोग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अल्कोहल में लीफ को डाले, अब क्या उसको हम लोग बॉयल कर देंगे डायरेक्टली, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, तुरंत ही बर्स्ट हो जाएगा, बहुत ही इन्फ्लामेबल है अल्कोहल। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक सिंपल सा चीज़ समझते हैं, बाकी प्रोसेस इधर करते हैं हम लोग, इधर करते हैं। एक पूरा बड़ा सा बीकर लेंगे जहाँ पर पूरा वाटर रहेगा, ये वाटर में एक छोटा सा बीकर लेंगे हम लोग, यहाँ अल्कोहल रहेगा और इधर हम लोग लीफ को डालेंगे। तो क्या है, बर्न हमारा क्या हो रहा है, बर्नर से बर्न हो रहा है वाटर हीट होगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा तो अल्कोहल भी बॉयल हो जाएगा, इन्फ्लामेबल भी नहीं हुआ हमारा, अल्कोहल भी बॉयल हो गया। अब बॉयल्ड अल्कोहल में हमारा क्या है, लीफ अभी भी है। अब उसके बाद थोड़ी देर में क्या करेंगे हम लोग, वो लीफ को फिर से निकाल लेंगे। वो लीफ को निकालने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उस पर ये लीफ निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन, तो आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है ना, स्टार्च को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम लोग को स्टार्च का प्रेजेंस देखना है तो हम लोग यही कर सकते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन डाले, अगर वो एब्जॉर्ब हुआ तो वो चीज़ स्टार्च था। अगर वहाँ पर क्या हल्का हल्का देखिए वॉयलेट कलर बना हुआ है, अगर वॉयलेट कलर वहाँ आ गया मतलब कि फोटोसिंथेसिस वहाँ हुआ है, वहाँ स्टार्च बना है। तो जब भी ऐसे जैसे ही हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना, तो जहाँ जहाँ जो ट्रेसेस किए थे हम ग्रीन मार्क का, वहाँ हम लोग को वॉयलेट कलर दिखेगा। तब हम लोग को क्या साबित होगा, हम लोग को यही साबित होगा
कि जहाँ जहाँ ग्रीन मार्क्स था वहाँ वहाँ वॉयलेट हुआ। अब वॉयलेट होने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस से ही स्टार्च बना, और स्टार्च क्या है, एक तरह का एब्जॉर्ब, वो लोग का रिस्टोर्ड फूड है। तो कुल मिला के हम लोग मोटा मोटा यही समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट अपना खाना बनाया। अब उससे भी मोटा मोटा क्या समझे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है प्लांट्स, जो कि खुद से ही प्लांट अपना खाना बना रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लीफ होता है, तो लीफ में एक अंदर, बहुत बार उस नाम सुने होंगे, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा एक पार्ट है लीफ का जिससे हमारा गैसियस एक्सचेंज, वाटर का इनटेक, एग्जिट, तो ये सब सारा चीज़ किससे होता है, स्टोमाटा से होता है। तो डेफिनेशन तो आप लोग बना ही लेंगे। तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, फिर कोई भी चीज़ का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमाटा में भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टोमाटा, उसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे, गार्ड सेल। तो स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक तरह से आलसी है। स्टोमाटा खुद अपना काम खुद से नहीं करता है, वो किससे करवाता है, गार्ड सेल से करवाता है। उससे भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल ही क्या कराता है, ओपनिंग और क्लोजियर ऑफ स्टोमाटा, मतलब मीन्स स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजियर को वो देखता है। जब उसको मटेरियल चाहिए, जब उसको गैसियस का एक्सचेंज कराना है, तब वो क्या करेगा, स्टोमाटा को ओपन कराएगा। जब उसको नहीं चाहिए, जब उसको गैसियस एक्सचेंज नहीं कराना, तो वो क्या करेगा, स्टोमाटा को क्लोज करा देगा। तो ये क्या है, एक तरह का अपना कंट्री का अपना पीएम है, ये जो चाहेगा वही करेगा। तो इससे आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं गार्ड सेल का। गार्ड सेल का फंक्शन भी समझ में आ गया, ओपनिंग एंड क्लोजियर ऑफ स्टोमाटा। जब जरूरत होगा तो ओपन होगा, जब जरूरत नहीं होगा तो क्लोज होगा। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है बुक में, तो वो डायग्राम जरूर पढ़ेंगे। बायोलॉजी में डायग्राम से बहुत नंबर मिलते हैं और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं इसमें। अब पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.2। तो एक्टिविटी 6.2 में क्या है, सबसे पहले फिर से वही बात उठता है कि एक्टिविटी 6.2 हम कर क्यों रहे हैं। तो एक्टिविटी 6.2 हम इसलिए कर रहे हैं ना, हमको जानना है कि वो, देखिए हम लोग जो प्रोसेस पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, उसमें हम पढ़े थे ना कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बना। तो वो तो हम लोग को प्री डिफाइंड पता है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसको एक प्रूफ, एक मीन्स एक्सपेरिमेंट तो किया होगा ना, जिससे वो पता चला होगा कि सही में ये चीज़ हुआ था। तो आप लोग समझे कि उसी एक एक्सपेरिमेंट का ये प्रूफ है, ऐसे वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, सही में साबित किया गया है। तो इसमें क्या करते, क्या है, मोटा मोटा बताते क्या किया गया है। इस पर एक प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे, पोटेड प्लांट, दो पोटेड प्लांट लेंगे। दोनों पोटेड प्लांट को एक कंटेनर से ढक देंगे। इससे ढकने से हमारा क्या हुआ, अगर हम ढक दिए तो जितना CO2 उसके पास है वो उतना ही यूज़ कर पाएगा। एक्चुअली क्या रहेगा ना, अगर ढकेंगे भी तो सनलाइट तो उसको मिल ही रही है, वो जो उसको हीट एनर्जी चाहिए वो कंटेनर से भी पास कर ही जाएंगे। लेकिन अगर उसको CO2 चाहिए तो CO2 थोड़ी ना पास हो पाएगा उस कंटेनर से, जितना कंटेनर के अंदर CO2 है उतना ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, जितना कंटेनर पे CO2 है उसको भी हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, तो एक पोटेड प्लांट पे हम QoH डाल देंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सारा CO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला तो प्लांट को तो कुछ बेचारा को मिला ही नहीं। अब इधर क्या है, इधर भी CO2 जितना देर के लिए रखेंगे ये अपना सारा CO2 को यूज़ करते रहेगा, ठीक। तो उसके पास CO2 है लेकिन लिमिटेड है, लेकिन इसके पास क्या है, CO2 बचा ही नहीं। तो कुछ इंटरवल के बाद अगर हम दोनों कंटेनर को निकालेंगे ना, तो क्या होगा, ये तो अपना CO2 यूज़ करके वो जो पौधा रहेगा अभी भी मीन्स खिलखिलाए हुए रहेगा। मतलब क्या होता है, वो अभी भी जिंदा रहेगा, वो प्लांट मुरझाएगा नहीं। तो अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वो जो प्लांट है वो मुरझा जाएगा, उसका कुछ प्लांट ऐसे रहेगा। तो ऐसा रहा मतलब क्या हुआ कि अगर उसका यही साबित होता है कि CO2 नहीं मिला इसलिए वो प्लांट मर गया, और जहाँ यहाँ पर उसको CO2 भी मिला, उसको सनलाइट भी मिला, तो प्लांट जिंदा रहा। जबकि यहाँ सनलाइट मिला
लेकिन भी क्या हुआ, CO2 नहीं मिला, इसलिए वो मर गया। तो इससे ये साबित होता है कि CO2 सही में फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल है। तो अगर ये क्वेश्चंस में आ भी जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे कि वाई CO2 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रूफ, ये प्रूफ दे सकते हैं आप लोग। फिर से ये एक्सपेरिमेंट करने का क्या प्रिंसिपल वो भी बता देंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किए, कि CO2 को हम लोग को जानना तो ये भी पता चल जाएगा। तो मोटा मोटे एक्सपेरिमेंट का हम लोग का यही कंक्लूजन है, क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कभी भी कोई काम करें ना तो हमेशा क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों किए थे, स्टार्च का जानकारी के लिए कि सही में वो ग्लूकोज बना रहा है कि नहीं बना रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से। सेकेंड प्रोसेस क्यों किए हम लोग, इसलिए किए कि सही में कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो यूज़ कर रहा है कि नहीं फोटोसिंथेसिस में। तो ये हमारा 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा टॉपिक क्या खत्म हो जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हेट्रो मीन्स होता है डिराइव्ड न्यूट्रिशन, मतलब वो खुद से नहीं बनाएंगे, वो किसी से लेंगे। अब इसमें तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, आप लोग को सुने ही होंगे कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्नी जो एनिमल्स और ओमनी जो दोनों खाते हैं। तो ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दूसरे से ले रहे हैं न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन 3 तरह में डिवीजन है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक। तो ये हो सकता है हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल्स खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं। अब इसमें कुछ कुछ और होते हैं, जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन। तो स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमारे बॉडी में रहता है, लेकिन हम लोग को बिना मारे अपना न्यूट्रिशन निकाल लेता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइक या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये हमारा बात हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक अच्छा टॉपिक को इलाबोरेट में समझाया गया है आप लोग के बुक में, जिसका है अमीबा का न्यूट्रिशन, जो कि एक एग्जाम्पल है किसका, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अमीबा में क्या होता है ना, अमीबा इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है अमीबा का। तो अमीबा क्या होता है, जैसा चाल वैसा ढाल, वो तुरंत अपना स्ट्रक्चर को बदल लेता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, अब मान लीजिए उसके फूड को इंटेक करना है, न्यूट्रिशन पड़ रहे फूड लेगा ये, तो ये फूड वैक्यूल होगा, ये फूड पहले इसके सामने जाएगा, इनफैक्ट फूड सामने नहीं जाएगा, वो फूड के सामने जाएगा, ठीक है। तो अमीबा क्या हुआ, फूड यहाँ आ गया। अब अमीबा में क्या होता है ना, स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। तो स्यूडो मतलब फॉल्स और फॉल्स फीट इसलिए बोला गया क्योंकि वो अपना फीट को बार बार बदल लेता है। अब जैसे इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे कि मान ले हम अमीबा है, हमारे ये 2 स्यूडोपोडिया है और ये फोन जो है वो फूड वैक्यूल है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये फूड की तरफ अपना दोनों फॉल्स फीट को फैलाएगा, ठीक है। फूड यहाँ पर है और दोनों फीट को वो फैला दिया, मतलब कि फीट के बीच में अपना वो फूड को ले आया। अब इसमें क्या होगा, अमीबा का 2 फॉल्स फीट, पहले हम वही बना लें, और ये अमीबा, यहाँ फूड आ गया, तो वो फूड को इनगल्फ करने ही वाला है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वो फूड को इनगल्फ कर लिया, फूड को इनगल्फ कर लिया। फूड इनगल्फ होने के बाद वो सेंटर पे जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा, जो यूटिलाइज किया और जो नहीं यूटिलाइज करेगा वो सेम प्रोसेस से एकदम पीछे बढ़ता जाएगा। अभी क्या था, ये सेंटर पे था, अब ये कहाँ जाएगा, मान लीजिए अमीबा है, ये पेरीफ्री में जाएगा, पेरीफ्री में गया, अगेन वो 2 को जो अपना स्यूडोपोडिया है वो बनाएगा, यहाँ फूड वैक्यूल हुआ। अगला स्टेप में क्या होगा, फिर से स्यूडोपोडिया अपना अमीबा अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और जो मटेरियल्स होगा वो एक्सक्रीट आउट हो गया। तो जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हुआ, जिसको उल्टा से एक्सक्रीट कर गया। तो यही हम लोग को प्रोसेस जानना है अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन का। और ये डायग्राम आपके बुक में बना भी हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम पे। तो ये फिगर आप लोग याद रखेंगे और ये प्रोसेस को ऐसे लिख भी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा विद द हेल्प ऑफ इट्स 2 pseudopodia engulfs the food. After engulfing, the food vacuoles comes to center
At center, the utilization, the metabolism of the food vacuole takes place. After metabolism, the excretory materials comes into the periphery. After going to periphery, it excrete out through again its pseudopodia and comes back into its original position. So ये था हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक्सप्लेनेशन, और यहीं से हमारा ख़त्म हो जाता है न्यूट्रिशन टॉपिक। अब हम लोग आगे चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के सिलेबस के हिसाब से ध्यान से पढ़ेंगे। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, इनफैक्ट हमारा है, हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम फूड को खाएंगे तो फूड सबसे पहले किससे इंटरेक्ट होता है, सबसे पहले फूड इंटरेक्ट होगा हमारा टीथ से माउथ में। तो पहले फूड क्या होगा, स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स में ब्रेक होंगे, तो वो टूटने के बाद क्या होगा, हमारा फूड पहले सॉफ्ट बनेगा। अब हमें सॉफ्ट बनाने का ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत इसलिए है, हमारा जो एसोफेगस है, एसोफेगस ये होगा, ये एसोफेगस क्या होता है, हमारा सॉफ्ट होता है, एकदम लाइनिंग एकदम स्मूथ रहता है। तो वो सॉफ्ट लाइनिंग हमारा फ्लक्चुएट ना करे, इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, हमारा फूड को सॉफ्ट बनाएंगे। अब मैटर ये उठता है, हम उसको सॉफ्ट बनाएं तो बनाएं कैसे, तो सॉफ्ट बनाता है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, वो थूक, लार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, हमारा सलाइवा है। तो सलाइवा कहाँ सिक्रीट होता है, हमारा सलेवरी ग्लैंड से। तो कुछ सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। अब ये ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड आप सिंपली यही समझिए, कुछ एसेसरी, हाँ ग्लैंड ही समझिए, ग्लैंड होते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं। उनका काम क्या होता है, सलाइवा को सिक्रीट करना। हम लोग कह सकते हैं ना, ये एक्सेसरी चीज़ें हैं जिसके कारण से हमारा डाइजेशन होता है। अब स्टमक क्या है, हमारा प्राइमरी चीज़ है, स्टमक के बिना हमारा फूड नहीं एब्जॉर्ब हो सकता है। और ये एक्सेसरी क्या है, एक्सेसरी क्यों है, इनका हमें हेल्प चाहिए ताकि हमें एफिशिएंटली डाइजेशन करनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सेसरी ग्लैंड हो गया। तो पॉइंट पे आते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या किया, सलाइवा सिक्रीट किया। सलाइवा क्या करेगा, हमारा फूड को सॉफ्ट बनाएगा। अब एक पॉइंट ये भी उठता है, सॉफ्ट बनाने के बाद में क्या होता है ना, सलाइवा में क्या होता है, सलेवरी एमाइलेज होता है। सलेवरी एमाइलेज क्या है, सलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है जो कि चीज़ों को फास्ट कर देता है। ठीक है, अब एंजाइम कैसे समझेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए दो बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है, किनारे जो खड़ा रहता है वो क्या करता है, बोलता है उसको ज़्यादा ज़ोर से मारो, तो वो क्या कर रहा है, बीच में वो फाइट को बढ़ा दे रहा है। तो क्या करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है कि एंजाइमेटिक काम करता है वो, ताकि वो चीज़ फास्ट हो जाए। तो एक सलेवरी एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, चीज़ों को फास्ट कराएगा। तो इसमें क्या होता है ना, माउथ में हमारा कुछ स्टार्च का डाइजेशन भी होता है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, वेयर द फर्स्ट स्टार्च डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो हम क्या करेंगे, माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट किया, सलाइवा, सलाइवा के अंदर क्या था, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या क्या, स्टार्च का कुछ डाइजेशन कराया। ऐसे हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, हम बाद में पढ़ेंगे अभी यहीं पे। तो अब हमारा फूड सॉफ्ट हो गया, अब फूड हमारा क्या होगा, ओसोफेगस के द्वारा हमारा स्टमक पे पहुँचेगा। तो स्टमक पे पहुँचने के बाद क्या होता है, हमारे जो पेराइटल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, HCl रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा ना, वो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्या होगा, तो यहाँ स्टमक पे खाना आ गया, अब यहाँ पर हमारे होता है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स क्या करेंगे, HCl रिलीज करेंगे। HCl क्या करेगा, वो एसिडिक मीडियम देगा, एसिडिक मीडियम देगा ताकि डाइजेशन, एक्चुअली मैटर क्या है ना, स्टमक में डाइजेशन के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए। तो एसिडिक मीडियम हमें उसको देना है, इसलिए हमारा पेराइटल सेल क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ कराएगा। अब वो हमारा क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ऐसे हमारा कंप्लीट प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन भी मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं स्टमक में हमारा क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं HCl क्यों जरूरी है, HCl हमें जरूरी है ताकि प्रोटीन का एक छोटा टर्म क्या हो जाता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। अब हम लोग कह सकते हैं प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीएज क्या होता है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को हम लोग कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। अब प्रोटीएज एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी होता है। और हम लोग ये भी समझ सकते हैं, सबसे पहला क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन रिलीज कर, पेप्सिन सबसे पहले पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो सबसे पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने क्यों जरूरी है हमें, क्योंकि पेप्सिन ही रिलीज करता है प्रोटीएज एंजाइम। तो सबसे पहले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों चाहिए हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए हमें पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने में। अब पेप्सिन क्या करेगा हमारा, पेप्सिन हमारा क्या करेगा, माफ करें, पेप्सिन हमारा क्या करेगा, पेप्सिन हमें प्रोटीएज एंजाइम को रिलीज कराएगा। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोटा मोटा हम लोग क्या फंक्शन पढ़े, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे पहले एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया ताकि वो हमारा डाइजेशन हो सके, क्योंकि हमें एसिडिक मीडियम चाहिए ताकि पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदले। अब पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पेप्सिन में बदलेगा तभी जाके वो प्रोटीएज एंजाइम को रिलीज करेगा। अब प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करेगा तभी हमारा फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। अब हमारा इधर प्रोटीन का डाइजेशन हो गया तो बाकी मटेरियल्स क्या होंगे, उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। तब इधर कहाँ पहुँचेंगे, ये नीचे जो हमारे बनाए हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फर्दर उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। बाकी मटेरियल्स हमारा बचा हुआ है ना लिपिड, तो लिपिड का भी डाइजेशन कराना है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन लेता है किससे, गॉल ब्लैडर से। इधर देखिए हम छोटा सा बनाए लीवर के नीचे, ये गॉल ब्लैडर होता है। तो ये गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस, सुने भी होंगे। तो ये बाइल जूस हमारा इधर बाइल डक्ट से आता है। जो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट हुआ, जो हमारा गॉल ब्लैडर से एक डक्ट यहाँ आया, उसको क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। क्योंकि वो सबसे पहला इसलिए डक्ट, इसलिए क्योंकि हम डक्ट को ही हम पाइप बोलते हैं। दूसरा नाम डक्ट है क्या है, पाइप। उसमें बाइल आ रहा है गॉल ब्लैडर से, तो क्या बोल देंगे हम लोग, बाइल डक्ट। ठीक है, तो वहाँ से बाइल डक्ट आया। कुछ हमारा पेनक्रियाज से भी आता है तो उसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो जब सिक्रीशंस मिलने के बाद हमारा क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है। तो हम लोग दो चीज़ समझेंगे। सबसे पहला एक बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। तो अब क्या होता है ना, जो हमारा बाइल का डुअल फंक्शन है, हमारा जो खाना स्टमक से आया वो एसिडिक था, हम बताए थे HCl का रिलीज के कारण। अब हमारा जो खाना यहाँ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए क्या जरूरत है, अल्कलाइन मीडियम जरूरी है। अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम। तो खाना को हमको एसिड से बेसिक में भी बदलना है। तो बाइल क्या होता है ना, लिपिड का डाइजेशन के अलावा वो एसिडिक को बेसिक करने में भी हेल्प करता है। तो बाइल का क्या क्या फंक्शन हो गया, एक लिपिड का डाइजेशन, और दूसरा हमारा हुआ ये जो क्या खाना आया हमारा उसको बेसिक में वो कन्वर्ट किया। अब क्या होता है, हम एक और टर्म लिखे हैं बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या होता है ना, हमारा जो फैट लोब्यूल्स होता है वो बिगर यूनिट में होता है। तो बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करने में हमारा क्या हेल्प करता है, बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट से पहले लिपिड लोब्यूल्स एकदम छोटा लोब्यूल्स में बदला। अब वो छोटा लोब्यूल बाइल जूस से इंटरेक्ट करेगा और उसका डाइजेशन होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फर्दर डाइजेशन हो गया। तो अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मोटा मोटा सब हो गया। अब हम क्या करना है, बाकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होगा वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है, एनस से। तो एनस से बाहर निकल जाएगा। तो हम यही समझें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग।